नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में भले ही विश्व के शीर्ष शिक्षा के केंद्र में भारत का नाम ना आता हो, लेकिन प्राचीन भारत में एक ऐसा समय भी था जब विश्व के शीर्ष शिक्षा के केंद्र में भारत का नाम सर्वोपरि था। और वो शिक्षा के केंद्र थे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम सभी ने पढ़ा होगा कि गौरी के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर उसको जला दिया। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि बख्तियार खिलजी से भी पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की कोशिश की गई थी, उसको नष्ट करने की कोशिश की गई थी, वो भी भारतीय राजा और हिंदू राजाओं द्वारा। तो आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक विख्यात केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। और यह नालंदा विश्वविद्यालय भारत का ही नहीं, पूरे संसार का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और तक्षशिला के बाद दूसरे नंबर का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी खोज कैसे हुई, यानी कि हमने कैसे जाना कि वर्तमान में जो नालंदा में जो खंडर मिले हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के ही हैं। सबसे पहले 1812 में स्कॉटिश फ्रांसिस बुकानन और हैमिल्टन के द्वारा नालंदा के पुरावशेषों की खोज की गई। इसके बाद 1847 में एम कोट्टे ने बिहार के नालंदा जिले के बड़गांव नामक गांव के पुरावशेषों के आधार पर प्राचीन नालंदा के रूप में इसकी पहचान स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 7वीं सदी में आए चीन यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण के आधार पर यह सुनिश्चित किया कि जो खंडर हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के ही खंडर हैं, जो राजगीर जिले से 7 किलोमीटर उत्तर में बड़गांव नामक स्थान में स्थित है। कनिंघम के उल्लेखों के आधार पर 1884 में कैप्टन मार्शल के द्वारा यहाँ का उत्खनन किया गया। इसके बाद 1871 में एम ब्रॉडले ने भी कुछ टीलों का उत्खनन करवाया। अंततः 1915 में डी.बी. स्पूनर के द्वारा उत्खनन करवाया जो 1937 तक जारी रहा। हम जानते हैं तथागत गौतम बुद्ध पूरे भारत में भ्रमण करके अपनी शिक्षाओं का उपदेश देते रहते थे। विहारों में रहने वाले युवा भिक्षुओं के लिए शिक्षा का विधिवत प्रबंध करना जरूरी हो गया था। इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आगे चलकर बौद्ध महाविहारों की स्थापना हुई और आगे चलकर इनको विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। बिहार में मुख्य रूप से 4 बौद्ध महाविहार थे, जिनमें वज्रासन महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार। विक्रमशिला महाविहार अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था, जबकि तीनों मगध महाजनपद के अंतर्गत आते थे। सम्राट हर्षवर्धन के काल तक बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया था। नालंदा भारतीय ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हो चुकी थी। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 450 ईस्वी में कराई गई थी। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम और उसके बाद के शासक बुधगुप्त, तथागत गुप्त, नरसिंह गुप्त, बालादित्य गुप्त आदि राजा जो बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु थे, उन्होंने इनका संरक्षण किया। इन सभी ने नालंदा महाविहार के लिए योगदान दिए। गुप्त वंश के राजाओं के बाद हर्षवर्धन और बंगाल के पाल राजाओं ने भी इनका संरक्षण किया और इनको योगदान भी दिया। 7वीं शताब्दी में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी नालंदा का वर्णन करते हुए लिखा है कि भारत में वैसे तो हजारों महाविहार हैं, लेकिन नालंदा का कोई जोड़ नहीं है, वह बेजोड़ विश्वविद्यालय है। पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दक्षिण में आज भी विश्व प्रसिद्ध बौद्ध महाविहारों के खंडर स्थित हैं।
नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि इन पर ट्रक चलाया जा सकता है। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी, सामने भव्य स्तूप और चैत्य बने हैं। इन सभी चैत्यों में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी। केंद्रीय भवन में 7 बड़े कक्ष थे, जिनमें 300 कमरे थे। सोने के लिए पत्थर की चौकियां पड़ी थी और प्रत्येक मठ के आंगन में कुआं था। इस परिसर में धम्मगूंज नाम से 9 मंजिला पुस्तकालय था, जो 3 भागों में बटा था। इन तीनों भागों के नाम थे रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कई देसी विदेशी बौद्ध भिक्षु इस पुस्तकालय में संरक्षित दुर्लभ ग्रंथों का पांडुलिपि तैयार करते थे। चीनी यात्री त्सिंग ने भी लगभग 400 ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की। यहाँ पर रहकर इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जो चयन प्रक्रिया थी वो परीक्षा के आधार पर थी। यहाँ पर अध्ययन करने के साथ साथ उनका रहना खाना पूरी तरह निःशुल्क था। यहाँ एक समय में लगभग 10,000 भिक्षु अध्ययन करते थे, जो महायान और हीनयान की 18 संप्रदायों का अध्ययन करते थे। इस विश्वविद्यालय में रहने वाले सभी विद्यार्थी तथा सभी आचार्यों के भरण पोषण की जिम्मेदारी 200 गांवों के लगान से होती थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी लगभग यहाँ पर 5 वर्ष तक अध्ययन किया, जिसे बाद में मोक्षाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। इन सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए लगभग 2500 आचार्य यानी कि अध्यापक होते थे। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। यहाँ के प्राचार्य और अन्य आचार्यों की जो नियुक्ति होती थी वह लोकतांत्रिक आधार पर होती थी, यानी कि चुनाव के आधार पर होती थी। इसी तर्ज में बिहार के राजगीर जिले में 2010 में एक विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसका नाम भी नालंदा विश्वविद्यालय रखा गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय यहाँ के जो प्राचार्य थे यानी कि प्रिंसिपल थे, उनका नाम था शीलभद्र, और उनके बाद अगले प्राचार्य बने धम्मकीर्ति। इनके अलावा जो अन्य आचार्य थे, जिनमें मुख्य थे नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, धर्मपाल, वसुबंधु, शीघ्र बुद्धि, सुविष्णु, शांत रक्षित, दिंगनादि आदि। आर्यदेव और दिंगनाग दक्षिण भारत के निवासी थे, धर्मपाल कांची के निवासी थे और शीलभद्र बंगाल के निवासी थे। गुणमती और स्थिरमती वल्लभी के निवासी थे। इस नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के अलावा चीन, कंबोडिया, तिब्बत, श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया आदि मध्य एशियाई देशों के भी छात्र अध्ययनरत थे। चीनी यात्री त्सिंग ने भी यहाँ पर 10 वर्ष तक अध्ययन किया। 8वीं सदी में तिब्बत के शासक ने इस विश्वविद्यालय के आचार्य को अपने यहाँ आमंत्रित किया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इस आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ के आचार्य शांति रक्षित तिब्बत गए, जहाँ उन्होंने एक मठ की स्थापना की। इसके फलस्वरूप तिब्बत में भी बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। सम्राट हर्षवर्धन के निधन के बाद इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हम ये पढ़ते आए हैं कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया, जो जलाया, वो बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था। लेकिन इससे पहले भी 6ठी शताब्दी में हुण शासक मेहरकुल के द्वारा तथा 8वीं शताब्दी में गौड़ शासकों द्वारा इसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया गया उन राजाओं के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु थे, यानी कि बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे। उनमें थे पाल वंश के शासक गोपाल, देवपाल और अन्य राजाओं के द्वारा भी इसका पुनरुद्धार किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय पर गौड़ शासक शशांक, सेन वंश के शासक और मेहरकुल के द्वारा हमला इसलिए किया गया क्योंकि उनके दिल में बौद्ध धर्म के प्रति घृणा थी। यहाँ तक कि बंगाल के शासक शशांक ने अन्य महाविहारों को भी नष्ट किया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की, और उसने बोधि वृक्ष जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को नष्ट करवा दिया। लेकिन 13वीं शताब्दी में गौरी के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया और जला दिया। इसका पुनरुद्धार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस समय कोई भी शासक बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था। 1236 में धर्मस्वामी नामक तिब्बत के बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ का वर्णन दिया कि नालंदा में 7 चैत्य, 14 बड़े विहार और 84 छोटे विहार
ध्वस्त किए जा चुके हैं। मात्र एक महाविहार शेष बचा है, जिसमें प्रधानाचार्य राहुल भद्र 17 भिक्षुओं के साथ निवास करते हैं। बुद्ध के शिष्य मोदगल्यान और सारिपुत्र का भी जन्म नालंदा में ही हुआ था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।